आज मैं बच्चों की जिज्ञासा के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। छोटे बच्चे कई बार अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से पूछते हैं कि आकाश नीला क्यों है, चंद्रमा में शीतल रोशनी क्यों आती है, सूरज इतना गर्म क्यों है, गाय को माता क्यों कहते हैं, बिल्ली की मौसी क्यों पुकारते हैं। बहुत तरह के सवाल, जितनी चीज़ें हैं, वस्तु हैं, आकार हैं, रंग हैं, सब के बारे में उनके मन में प्रश्न होता है और वो कुतूहल है, उनको जानने की इच्छा रहती है कि ऐसा क्यों होता है। कई बार ऐसे सवाल के जवाब छोटे छोटे हम देते हैं, कई बार हम नहीं भी जानते रहते हैं और तब क्या करते हैं, सवाल पूछने से उसे रोकते हैं और फिर प्रश्न मरता जाता है और जानने की इच्छा घटती जाती है। लेकिन जब बच्चे को परिवेश मिलता है कि उसके सवालों का जवाब मिलके ढूंढा जाए तो उसकी जिज्ञासा आगे बढ़ती है। तो पहला बच्चे में आता है कुतूहल, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, आकांक्षा, क्यों के उत्तर। और यही उत्तर जब आगे बढ़ता जाता है तो उसकी प्यास बढ़ती जाती है। जैसे कोई आदमी पानी पीने के लिए तड़पता है, ऐसे वो जानकारी के लिए भीतर से उसके मन में प्यास उठती है कि हम कैसे पता लगाएं। और यही उसको कहते हैं जिज्ञासा, इनक्विजिटिवनेस। ये इनक्विजिटिवनेस जो है वही उसको आगे ले जाती है। और जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, छोटे बड़े विशेष, उसमें इस जिज्ञासा का, इनक्विजिटिवनेस का बड़ा रोल है। एक सच्ची घटना जो मैंने अपने साथ अनुभव किया है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2004 की बात है। पुच्छल तारा के रूप के ऊपर मैंने एक विज्ञान लेख लिखा था और वह विज्ञान प्रगति में प्रकाशित हुआ। भीलवाड़ा राजस्थान से रजत शर्मा नाम का एक लड़का 15 दिनों बाद मुझे पत्र लिखता है कि मैं एक दूरबीन खुद से बनाना चाहता हूँ। मेरे पिताजी की साइकिल मरम्मती की दुकान है, तो आप कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे बनाऊंगा, उसकी विधि और क्या सामग्री लगेगी। और उसने एक लिफाफे पर टिकट लगा के मुझे भेजा। अब मेरे लिए यह दायित्व हो गया कि मैं उसको बताऊं। तो मैंने 2-3 हिंदी के किताबों के नाम उसको भेजे कि ये किताब आपको अपने शहर में या अपने स्कूल की लाइब्रेरी में मिलेगी, उससे आप मदद ले सकते हैं। वो अपने फिजिक्स के टीचर से किताब मांगा। टीचर ने पूरी क्लास में उसकी बेइज्जती की और एक थप्पड़ भी लगाया कि इस बार की परीक्षा में तुम फेल किए हो फिजिक्स में 9वीं क्लास में, और अब तुम वो किताब खोज रहे हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर अगले 15वें दिन, मतलब महीने दिन बाद, उसका दूसरा पत्र मिला मुझे और उसने लिखा कि आप मेरी मदद कीजिए, मैं दूरबीन बनाना चाहता हूँ। इस बार तो मेरा दायित्व था कि मैं उसको जवाब दूँ। तो मैंने कुछ किताबों से फ़ोटो कराए और उसको भेजा। अब मैं शांत हो गया कि चलिए, उस बच्चे के प्रति मैंने अपना दायित्व निर्वाह कर लिया। लेकिन फिर 15 दिनों बाद एक चिट्ठी आती है। वह लिखता है कि मैंने दूरबीन बना लिया और अपने छत पर रात में चंद्रमा को निहारता हूँ। पूरे टोले मोहल्ले में लोग दूरबीन से आकाश का निरीक्षण करने मेरे घर आते हैं। और जिस टीचर ने मुझे थप्पड़ लगाया था, कल तो वो भी आए थे। उन्होंने साथ बैठकर हमारे बनाए दूरबीन से चंद्रमा को निहारा। लेकिन सर, मैं इससे आगे का परिष्कृत दूरबीन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यह दूरबीन में मुझे चंद्रमा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। अब मेरे लिए ज़्यादा संकट की बात थी, तो मैंने उसे साफ साफ लिखा कि मैं उतनी वैज्ञानिक समझ का आदमी नहीं हूँ जो तुम्हारी अब मैं मदद कर पाऊँ, अब किसी और से मदद लो। वह बच्चा आगे बढ़ता गया और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभी वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो गया है। एक ऐसा बच्चा जो 9वीं के फिजिक्स में फेल करता है, जिसके पिता की एक साइकिल मरम्मती की दुकान है, लेकिन उस बच्चे ने जिज्ञासा के कारण, प्रश्नों के प्रति प्यास के कारण, जानने की इच्छा के कारण अपनी रुचि के अनुसार विज्ञान को समझता है और आगे जाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि जब भी कोई बच्चा कोई सवाल पूछे, हो सकता है आपके पास उसका उत्तर नहीं हो सकता है आपके पास समय नहीं हो, लेकिन उसके सवाल पूछने के अभिलाषा को मत रोकिए,
उसको आगे बढ़ाइए। कई बार आप उत्तर देने में सक्षम होंगे, कई बार वो अगल बगल से उत्तर खोजेगा, कई बार वो किताबों से उत्तर खोजेगा, लेकिन प्रश्न उठाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिज्ञासा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी को हम ज्ञान पिपासा कहते हैं। निश्चित रूप से जिन बच्चों में ऐसी ज्ञान पिपासा है वो अच्छा करते हैं, और हमें और आपको, शिक्षकों को, माता पिता को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और कहावत भी है कि जो जितने भी सारे डिस्कवरीज हुए हैं, वो जितने भी डिस्कवरीज आप देखते हैं, खास करके एक्साइटिंग डिस्कवरीज, वो आउटकम है इनक्विजिटिवनेस के। इसलिए जानने की, समझने की जो व्याकुलता है उसे बढ़ाना है, और उसके उत्तर खोजने में हमें बच्चों की मदद करनी है। तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे सीखने के माहौल में आगे बढ़ेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार वह मुकाम हासिल करेंगे। शुभकामना, धन्यवाद। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। Let your speed be your identity. Let your resolve be your brand. In the words of Mahatma Gandhi, there is more to life than simply increasing its speed. Hello students of class 10th. Welcome to the world of English language. Let's start this class. Do you know means of transport? Can you name few of them? Let me show you few pictures. Okay, these are the means of ट्रांसपोर्ट। आपने गेस बिल्कुल सही किया, यही तो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और हम इसमें देख सकते हैं, ये है बस, ऑटो रिक्शा, कार, वैन, रिक्शा, बोट। सम ऑफ देम आर स्लो, सम ऑफ देम आर फास्ट। ऑटो रिक्शा इज स्लो, बस इज फास्ट, car is fast, then rickshaw is slow. Van runs fast, boat runs slow. बच्चों, आपने बचपन में कागज़ की बोट बनाई है? याद कीजिए, वो बारिश के दिनों में हम बनाते थे बोट, वो कागज़ की नाव, और वो बड़े मज़े से पानी पे चला करती थी। तो आज हम लोग बनाते हैं एक और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या वो बोट है? नो नो नो। देखते हैं क्या बन सकता है। तो बनाइए एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन वो बस बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऑटो रिक्शा बिल्कुल नहीं हो सकता है, कार नो वे, वैन नहीं, रिक्शा नहीं, बोट तो आप देख ही रहे हैं। क्या ये वही बोट है जो हम बचपन में बनाया करते थे? तो ये है ओरिगेमी बोट। लेकिन आज हम लोग क्या अलग बनाने वाले हैं? क्या बना सकते हैं? हम बनाते हैं एरोप्लेन। बच्चों, चलो मिलकर हम तुम बनाते हैं एरोप्लेन। और ये बन गया मेरा एरोप्लेन। क्या आपने भी ऐसा एरोप्लेन बनाया? आपने तो बहुत ही अच्छा बनाया होगा। अब ये मुझे बताइए, इन सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है?
What is the difference between all these means of transport and aeroplane? बिल्कुल सही. The fastest means of transport is an aeroplane. The pace of aeroplane is fast. And we can move, we can travel anywhere with this aeroplane. We can travel within an hour. हम अभी सोचते हैं और कुछ ही घंटों में हम कहाँ पहुँच जाते हैं, एक दूसरी दुनिया में, एक अलग कंट्री में, एक अलग स्टेट में. तो बच्चों, बात हो रही है पेस की, रफ्तार की, रफ्तार एरोप्लेन की और रफ्तार जिंदगी की भी. रफ्तार हमारी जिंदगी की, और यही तो है हमारा टॉपिक, जिंदगी की रफ्तार, द पेस फॉर लिविंग. सो हम पढ़ने जा रहे हैं द पेस फॉर लिविंग, रिटन बाई R.C. हचिनसन. और हमारा आज का टारगेट लैंग्वेज होगा जेरंड. बिफोर वी स्टार्ट अ चैप्टर, let me see the objectives of this story. Learners will be able to read, comprehend, and respond to the story, The Pace for Living. Learners will be able to develop interest and their power of imagination. Difference between silent and loud reading. They will be able to read with comprehension to acquaint to new words. They will be able to enrich gerund and its use in sentences. Learners will be able to write notice for various topics. Learners will be able to read with expression and correct pronunciation. In today's class, we are going to read a story, The Pace for Living, और इसके राइटर हैं R.C. हचिनसन. और ये आपके बुक पैनोरामा पार्ट 2 की फर्स्ट स्टोरी है. द पेस फॉर लिविंग इज अ सैटिरिकल एसे. बच्चों, सैटिरिकल एसे उसे कहा जाता है जहाँ पे हम किसी सीरियस टॉपिक को बहुत ही मज़ेदार अंदाज में आपको कह जाते हैं, और R.C. हचिनसन ने इसे बड़ी खूबी से बताया है. He expressed his views about the society of his time. ये कंटेम्प्ररी सोसाइटी की बात कर रहे हैं. वहाँ पे हम देखेंगे स्टोरी में आगे जाकर, the story expresses the sufferings or the agony of modern man. The fast pace of life, जिसने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारी लाइफ को. हम हो गए हैं मैकेनिकल, हम हो गए हैं सुपर फास्ट. और ये कहानी उसी रफ्तार को बताती है जिसमें पेन है, सफरिंग्स है, लेकिन एक्साइटमेंट भी है. हमने आपको टिप्स में बताया था कि रीडिंग 2 तरह के होते हैं, साइलेंट और लाउड रीडिंग. लेट्स स्टार्ट विथ साइलेंट रीडिंग. बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंट रीडिंग बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं, लेकिन साइलेंट रीडिंग की एडवांटेजेस को जब आप जानेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि साइलेंट रीडिंग क्या पता ज़्यादा मज़ेदार हो लाउड रीडिंग से. सो मैं चाहती हूँ कि मैं इस चैप्टर की शुरुआत साइलेंट रीडिंग से करूँ, और आप देखिए कि साइलेंट रीडिंग इज़ मच बेटर दैन लाउड रीडिंग, और लाउड रीडिंग को आप ज़्यादा प्रीफर करेंगे. सो देखते हैं इस स्टोरी में हम दोनों तरह की रीडिंग करेंगे, साइलेंट भी और लाउड भी, लेकिन स्टार्ट करेंगे साइलेंट रीडिंग से. हम उसे आराम से एक पैसेज पैराग्राफ 1 ले लेते हैं और पैराग्राफ 1 को पढ़ते हैं. आप पढ़ें, हम भी पढ़ें, और पढ़ते हुए आपको अंडरलाइन करने हैं वो वर्ड्स जिन्हें आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही है. मैं भी करूँगी, और फिर मैं देखती हूँ कि आप हमारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं या नहीं. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. तो आप लेट मी रिकॉल कि आप करने क्या जा रहे हैं. आप करने जा रहे हैं साइलेंट रीडिंग. और किस चीज़ की साइलेंट रीडिंग होगी? ये होगी पैराग्राफ 1 की साइलेंट रीडिंग. और इस रीडिंग में करना क्या है? हमें पढ़ते हुए अंडरलाइन और इनसर्कल कर देना है कुछ वर्ड्स को, वो वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं और मे बी जिसका हमें मतलब नहीं पता हो. क्या हम एक वर्ड की मीनिंग को जानेंगे? नहीं, हम सिर्फ कुछ वर्ड्स को सर्कल या अंडरलाइन करेंगे
और फिर हम जानेंगे कि उस पैसेज में कहा क्या गया। बच्चों, मैं वो स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, आप खुद से अंदाज़ा लगाइए साइलेंट रीडिंग करके। तो बच्चों, हम कर रहे हैं साइलेंट रीडिंग पैराग्राफ 1 का। द पेस फॉर लिविंग चैप्टर है और पैराग्राफ 1 कहाँ से कहाँ, आई सॉ से शुरू करेंगे और पैराग्राफ का एंड है नाउ दैट्स टू फास्ट। तो यहाँ तक हम लोग साइलेंट रीडिंग करना है, याद रखिएगा बच्चों। और साइलेंट रीडिंग करते हुए आपको वर्ड्स को करने हैं अंडरलाइन। मैं भी करती हूँ साइलेंट रीडिंग और देखते हैं कौन कौन सा वर्ड हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं। सो मैंने किया आई प्ले डबलिन चीफ कैरेक्टर elderly corn merchant, small Irish country, anxieties, hurt, Dicky, cheating, notion, currency, holiday, pace, despair, utter, aeroplane, and are too fast। तो बच्चों, आपने कर लिया साइलेंट रीडिंग, मैंने भी कर लिया। जब हम साइलेंट रीडिंग कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, हम वर्ड्स को सर्कल या अंडरलाइन कर रहे थे। मैंने सर्कल किया है। और अब स्टोरी को देखेंगे। आई जब किसी भी जगह आपको दिखे तो आप ये समझ लेना कि आई स्पीकर के लिए बोला जाता है जिसने ये स्टोरी लिखी है। सो आई आर.सी. हचिंसन के लिए बोला गया है। सो मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगी और आपको इसी जगह से जवाब ढूंढने होंगे। सो आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज आई रेफर टू। अभी अभी हमने आपको बताया आई रेफर टू द स्पीकर और ऑथर। मेरा दूसरा सवाल है, वेयर डिड द राइटर सी द प्ले। अब आप पढ़ रहे हैं आई सॉ अ प्ले इन डबलिन। सवाल मेरा क्या है, वेयर डिड द राइटर सी अ प्ले। सो आई सॉ ए प्ले इन डबलिन। बिल्कुल सही, आपने अंडरलाइन किया डबलिन, और ये आयरलैंड एक शहर का नाम है जिसका एक छोटा सा शहर है डबलिन, जहां राइटर ने प्ले को देखा। सो आपका सवाल क्या था, वेयर डिड द राइटर सॉ अ प्ले। आंसर, ही सॉ अ प्ले इन डबलिन। सेकेंड क्वेश्चन फिनिश हो गया है और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द मेन कैरेक्टर और हु वॉज द चीफ कैरेक्टर। फिर आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। आपने पढ़ा ये वाला, द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। सो यहाँ से आपने आंसर भी ढूंढ लिया। सो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ और आपको आंसर भी मिल रहा है। यही तो है साइलेंट रीडिंग का फायदा। सो देखिए, आपका आंसर हो गया, द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम वेयर डिड ही बिलोंग टू। फिर आगे बढ़े, द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। फिर आपका आंसर यहीं से मिल गया, ही बिलोंग, हु बिलोंग, द चीफ कैरेक्टर यानी एल्डरली कॉर्न मर्चेंट हु बिलोंग टू एन आयरिश कंट्री। और आयरिश कंट्री कहाँ है, मैंने आपको बताया था आयरलैंड में है। ओके, सो फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ये भी आपको ही आंसर करने हैं और आप करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने की है साइलेंट रीडिंग और साइलेंट रीडिंग में आपने वो मेन वर्ड्स को पकड़ लिया है जिससे आपको पूरी स्टोरी समझ में आ रही है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज ही? ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज। आप कह सकते हैं ही वॉज वेरी कॉन्शियस, ही वॉज वेरी एंशियस, he was a man of many anxieties, he was a man of many worries. So question देखेंगे, what kind of a man was he? Answer, he was a man of many anxieties. He was an anxious man. जो anxieties से relate करेगा anxious. Okay. Next question देखते हैं, how was his hurt? So यहाँ पे फिर आगे आप लाइन में आ रहे हैं और हमारा क्वेश्चन है, हाउ वॉज हिज हर्ट? हिज हर्ट वॉज डिकी। और यहाँ पे डिकी वीक हार्टेड पीपल को कहा गया है। हिज हर्ट वॉज डिकी, यानी वो जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था वो बहुत कमजोर दिल का आदमी था। सो अब आपको आंसर मिल गया हाउ वॉज हिज हर्ट के लिए। हाउ वॉज हिज हर्ट? हिज हर्ट वॉज डिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आपको डेफिनेटली बहुत इजीली आंसर आपको मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज चीटिंग हिम? देखते हैं आगे स्टोरी में, हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम। बच्चों आपने अंडरलाइन किया था नेफ्यू, आपने अंडरलाइन किया था चीटिंग, और ये रहा हमारा आंसर। सो हु वॉज चीटिंग हिम? हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच मनी डिड हिज वाइफ स्पेंड ऑन अ हॉलीडे? सो हिज वाइफ हैड, यहाँ पे बच्चों ये रॉन्ग नहीं है, ये ग्रामेटिकल है। जब कभी हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे। सो ये हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हुआ एंड शी हैज, तो उसके लिए फिर पास्ट टेंस में यूज हुआ है, इसको आगे देखेंगे क्योंकि अभी हम लोग स्टोरी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो देखते हैं, हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन, नोशन मतलब एक आइडिया, उसके पास बहुत आइडियाज थे ऑफ स्पेंडिंग अमाउंट करेंसी, सो 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे। ये करेंसी के लिए सिंबल है जो यहाँ पे पाउंड बन गया है क्योंकि ये सिंबल पाउंड के लिए लिया गया है। आप रुपीज, डॉलर, यूरो और भी बहुत सारे सिंबल हैं, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि उसकी वाइफ क्या करती थी। तो उसकी वाइफ स्पेंड करती थी क्या? 10 पाउंड। कब? ऑन अ हॉलीडे। सो हमारा क्वेश्चन क्या था? हाउ मच मनी डिड हिज वाइफ स्पेंड ऑन अ हॉलीडे? सो आपको आंसर मिल गया, हिज वाइफ स्पेंड 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे। इजी है और हम यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सिंबल पाउंड के लिए लिया गया है। बहुत सारे लोग यूरो से भी कंफ्यूज होते हैं बट आप बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होंगे, ये है पाउंड। सो हिज वाइफ स्पेंड 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे। सो उसकी वाइफ कैसी थी? वो बड़ी एक्स्ट्रावेगेंट थी, मतलब खर्चालू थी। सो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं कि his wife was extravagant and his wife spent 10 pound on a holiday. Next आते हैं हम लोग, altogether the pace of life was getting too much for him and in a moment of despair, यहाँ पे एक वर्ड है despair जो opposite of hope है, जहाँ पे निराशा की बात होगी, hopeless की बात होगी। So next question देखते हैं हम लोग, what was his opinion about the pace of life? और उसका ओपिनियन क्या था पेस ऑफ लाइफ के बारे में? The pace of life was getting too much. The pace of life was getting too much. किसके लिए? For him. और him किसके लिए? Elderly corn merchant के लिए। So हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? What was his opinion about the pace of life? So आंसर हो जाएगा the pace of life was getting too much for him. Why? Because life is too fast.
एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इन दिस स्टोरी? व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन? देखिए, they tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. So this is the speed of an aeroplane. So आपका आंसर हो जाएगा, an aeroplane goes at 1000 miles an hour. Now that's too fast. और अब हम देख लेते हैं कुछ वर्ड्स जो हमने यहाँ यूज किए हैं, उसके मीनिंग्स को देख रहे हैं, लेकिन आप एक एक वर्ड के मीनिंग के पीछे ना जाके इस पैराग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे. कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा आपको ये बात बताती हूँ कि इंग्लिश पढ़ना है, स्टोरी पढ़ना है, पोएम पढ़ना है, वॉट एवर यू विश, आप उसके कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझें. और कॉन्सेप्ट को जब आप समझेंगे, आप जैसे अभी आपने 10 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, आपको पता भी नहीं चला और आपने साइलेंट रीडिंग करते हुए ये सारे आंसर्स खुद ही कर लिए. तो कुछ वर्ड्स के मीनिंग हम देख लेते हैं. जैसे हमने यहाँ एंजाइटी को बताया था वरी, फिर हमने यहाँ डिकी को बता दिया था वीक हार्टेड. वो जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था वो उसका बहुत कमज़ोर दिल का आदमी था. हमने बात की थी उसके वाइफ के फैंटास्टिक नोशन की. उसके पास आइडियाज़ बहुत थे. किस चीज़ के आइडियाज़ थे उनके पास? खर्च करने के. और खर्च किस चीज़ का खर्च? जब उन्हें मिल गया 10 पाउंड तो बन गई खर्चालू, और उन्होंने एक्स्ट्रावेगेंट काम भी शुरू कर दिया, बहुत सारी शॉपिंग की या हॉलीडे पे अपना टाइम स्पेंड किया. ठीक है, मैं यहाँ पे एक बात आपको बता रही थी, पौंड जो कि करेंसी है, फिर इसका सिंबल आप देख रहे हैं, रुपीज़ का ये सिंबल है, ये सिंबल है यूरो का. मेनली पीपल आर कंफ्यूज विथ पौंड एंड यूरो. डोंट गेट कंफ्यूज. अभी आप बिल्कुल माइन्यूटली इसके सिंबल को नोटिस करेंगे कि इसका सिंबल कैसा है और इसका सिंबल कैसा है. और ये तो सबको पता है, ये है रुपीज़, इंडियन करेंसी, ये है यूरो के लिए सिंबल और ये है पाउंड के लिए सिंबल. तो उसकी वाइफ 10 पाउंड खर्च करती थी हॉलीडे पे. नेक्स्ट, ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट. उसके दिल से वो आह निकलती है जब वो होपलेस हो जाता है. मतलब जहाँ पे हम रफ्तार की बात कर रहे हैं वहाँ पे एक आदमी बिल्कुल होपलेस है. यही इस स्टोरी में आगे हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट, डिस्पेयर यानी होपलेस. बात कर रहे हैं जब रफ्तार की, सो ये एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इतना होपलेस क्यों है? और ये बात मज़ेदार तो है. कैसे हम लोग देखेंगे, आर.सी. हचिंसन ने नेक्स्ट पैराग्राफ में इसको बड़े अच्छे से बताया है कि किस तरह से ये स्टोरी पूरी सैटिरिकल स्टोरी है, एक एसे है, और ये एसे अपने आप में फनी भी है और आपको बहुत मज़ा आएगा स्टोरी पढ़ते हुए. देखो, हाथ बेचारा अपना काम करते करते खुद ही कोरोना वायरस बन रहा है. तुम मुझे 20 सेकंड दो, मैं तुम्हें इस वायरस से आजाद करूंगा. ये ले, ये भी ले. भाग जा, ये कोने कोने में ले, दफा हो जा यहां से. मैं जीत गया. मिलते रहना दिन में कई बार. हम सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी बुद्धि है, फिर भी अनेक कठिनाइयाँ महसूस करते हैं. कोई अपने कैरियर को लेकर परेशान है, कोई परीक्षा को लेकर परेशान है, कोई अपनी बिजनेस में लगा हुआ है और उसे लगता है कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है. कोई किसान है तो वह बाढ़ और अतिवृष्टि अनावृष्टि से परेशान है, और हर लोग चाहते हैं कि इसका रास्ता निकले, जबकि उनका शरीर स्वस्थ है, मन और विचार भी अच्छे हैं. सोचिए
कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी महिला जो बोल नहीं पाती है, जो सुन नहीं पाती है और जो देख नहीं पाती है, उसका जीवन कितना कष्टकर होगा। लेकिन उसने इतिहास रचा और उसका नाम है हेलन एडम्स केलर। हेलन केलर के बारे में आप जानते होंगे। 27 जून 1880 को अलबामा अमेरिका में उनका जन्म हुआ। अच्छी भली अच्छी खासी लड़की थी वो। 19 महीने की जब हुई तो उसे एक बीमारी हुई और बीमारी के कारण बोलना, देखना, सुनना, तीनों शक्ति उसकी नष्ट हो गई। फिर वह जो बड़ी हुई तो वो सोचती थी कि ये क्यों मेरे जीवन में रात आ गई है, कब सुबह होगी। उसको पता भी नहीं था कि उसे क्या हुआ। धीरे धीरे सूंघने की शक्ति और छूने की शक्ति का उसने विकास किया। उसी के सहारे वो जीने लगी। लेकिन थोड़े दिनों बाद एनी सेल्बिन नाम की एक शिक्षिका हेलन केलर को पढ़ाने के लिए आई और उसके आने से उसके जीवन में एक नया बदलाव हुआ। उसने उसको मैनुअल अल्फ़ाबेट सिखाया, ब्रेल लिपि सिखाई। तब वो अपनी बातों को धीरे धीरे, अपने विचारों को व्यक्त करने लगी। लेकिन अभी भी उसे किताबें ब्रेल में नहीं मिलती थी। वो रंगों को नहीं देख पाती थी, ज्योमेट्री को नहीं समझ पाती थी और उसे कई बार झुंझलाहट भी होता है कि ये मेरा जीवन बेकार है। फिर वो उत्साह से खड़ी होती थी। और आप जानते हैं 1905 में उसने पहली ग्रेजुएट ऑफ द वर्ल्ड, जो अंधी भी थी, बधिर भी थी, मूक भी थी, फिर वह उसने आम लड़कों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किया। अब उसकी लड़ाई समझिए, उसकी परेशानियों से पार पाने की ताकत को समझिए। वो केवल विकलांगों को ही नहीं, अच्छे लोगों को भी प्रेरणा देती है। और उसने अपने जीवन के ऊपर में किताब लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। 50 से अधिक भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं और दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में वह है। कभी आपको अवसर मिले तो उसको पढ़ें। वह कहती है कि मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि तुम कहाँ गई थी, तो बताती थी कि मैं जंगल गई थी। तो क्या देखा? तो कुछ खास नहीं। वो चिंतित हो जाती थी कि मैं तो देख नहीं पाती, फिर भी मैं जंगल में जाती हूँ तो पत्तों को छूती हूँ। कोई पत्ता मखमला होता है, कोई रूखा होता है, कोई तिकोना होता है। मैं पेड़ की टहनियों को सहलाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये चीड़ का पेड़ है, ये आम का पेड़ है। और मेरी दोस्त जिसको भगवान ने आँखें दी हैं, उसको कहती है कि जंगल में कुछ खास नहीं है। बार बार कहती थी कि ईश्वर ने जिन्हें आँखें दी वो देख नहीं पाते, वो अवलोकन नहीं कर पाते। कितनी बड़ी नियामत है। वो बताती है कि जो ताकत आपके पास है उसका सही इस्तेमाल हम आप नहीं करते हैं और जो नहीं है उसे खोजने में लगे रहते हैं। प्रकृति के संगीत को वह स्पर्श से महसूस करती थी। जहाँ झरने चलते थे वहाँ वह हाथ डालती थी और उसको महसूस होता था कि झरनों में क्या गीत बन रहे हैं, झरनों की क्या गति है। स्पर्श के द्वारा उसने पूरी दुनिया को देखा। मखमली घास पर जब वह चलती थी तो उसे लगता था कि यह प्रकृति का कालीन है, क्या मज़ा है इसमें। ऐसी लड़की जो अंधी थी, उसने अपने स्पर्श के माध्यम से दुनिया को देखा और वो बार बार कहती थी कि शिक्षा ही वो ताकत है जो जीवन में बदलाव लाता है। और इसलिए जब वो समर्थ हुई, उसने जो अपनी किताबों से उसे राशि मिली, उससे उसने ब्रेल लिपि के लिए, पुस्तकों के लिए अपने धन खर्च किए। और दुनिया में जो आँखों से नहीं देख पाते, जो सुन नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, उनके जीवन में शिक्षा को लाने के लिए वो काम करती रही। आपको जब अवसर मिले केलर को पढ़िए। और मुझे लगता है कि जो शरीर से स्वस्थ हैं उनके लिए भी वो प्रेरणा देने वाली है। और हम यदि अच्छी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ेंगे तो जीवन में कष्ट और तनाव होने के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे। यही हेलन केलर कहती थी और इसे ही समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद, शुभकामना। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।
खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। आज जब सूरज निकलता है तो देश में विकास के लिए हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता है। दिन ब दिन भारत नई मंजिलों की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा रहा है और विकास के इन बढ़ते कदमों के साथ एक चीज और है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और वो है विकास में देश के सभी वर्गों की भागीदारी। आजादी से पहले देश में आर्थिक आजादी की नींव तब पड़ी जब सन 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। तभी से लेकर आज तक देश की आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाना एवं उसके लाभ जनमानस तक पहुंचाना ही आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य रहा है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब हर वर्ग विकास की राह पे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, और इसी विकास की गंगा को घर घर पहुंचाने के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में आरबीआई ने भारत सरकार के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कदम उठाए ताकि बैंकिंग से वंचित रह गए जनमानस को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, और इनसे बहुत हद तक फायदा हुआ। लेकिन इन प्रयासों को वास्तव में गति तब मिली जब बैंकिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। आरबीआई ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बीसी मॉडल की घोषणा की, जिससे कमर्शियल बैंक्स द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नियुक्त किए गए, और उससे जन्म हुआ कहीं भी कभी भी घर बैठे बैंकिंग का। इन बातों का असर कुछ यूं हुआ कि बैंकिंग पॉलिसी में एक मूलभूत तब्दीली आई। बैंकर्स का वित्तीय समावेशन को लेकर दृष्टिकोण बदला और उन्हें इसमें एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक तरफ टेक्नोलॉजी की मजबूत बुनियाद पे सभी 6 लाख गांवों को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ा जा रहा था। वहीं आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा देते हुए गांव कस्बों में कैंप्स लगा लगाकर लोगों को बेसिक बैंकिंग से जुड़ने पर होने वाले लाभों की जानकारी भी दी जा रही थी। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की समस्याओं का भी पूरा ख्याल रखा गया और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गईं। वित्तीय समावेशन मुहिम के बुनियादी ढांचे की रूपरेखा भी वक्त के साथ और बेहतर होती गई। दशकों की मेहनत के चलते देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का ढांचा अब एक विकसित रूप ले चुका था। वित्तीय समावेशन की कोशिशों को एक मजबूत साथ तब मिला जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2014 के दिन देशवासियों के लिए एक अनमोल तोहफा पेश किया। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार की इस लोकप्रिय योजना को संपूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि खाताधारी इन खातों का प्रयोग करें। खातों के प्रयोग से ही जहां गरीबों को सस्ती बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, वहीं बैंकों की आमदनी भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम और पीएमजेडीवाई को मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देश में 35 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये खाते न सिर्फ ऋण, जमा, पेंशन, इंश्योरेंस आदि प्राप्त करने का एक माध्यम बने, बल्कि खाताधारियों के लिए तमाम सरकारी सुविधाओं का द्वार खोलने का कार्य करें। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत होती है। सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन ले रहा हूँ, इस उम्मीद से कि मेरी स्किल मुझे कामयाबी दिलाएगी। क्यों नहीं, तुम्हारा खाता और तुम्हारा हुनर दोनों की कद्र होगी। लीजिए सर, मैसेज भी आ गया। बधाई हो। थैंक यू सर। हमारी कल और आज की कोशिशें रंग लाईं तो वाकई भारत का आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा।
बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ करने की मंशा है। आइए सब मिलकर भारत को अधिक समृद्ध और विकसित बनाने की राह पर साथ चलें। करेंसी नोटों की ये कहानी, हाँ सुनो बंधुओं करेंसी नोटों की ये कहानी। हो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने सजाया, किसने छपाया, तुम्हारे कैसे आया, कैसे आया। जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया। मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। उन्हें मिली थी जिम्मेदारी मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। प्रयत्न उनका रहता है विकास में सबको शामिल करना, उत्पादन गतिविधियों के लिए उन्मुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह हो निरंतर। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। वित्तीय स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। कीमतों को स्थिर रखने की हर कोशिश करते हैं वो, परिवार के भविष्य की खातिर निवेश कर सकते हो तुम, योजना बना सको तुम। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। से जिम्मेदार बनाना यही प्रयास है रहता उनका, वित्तीय समावेशन हो। बच्चों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनाना यही प्रयास
प्रयास है रहता उनका वित्तीय समावेशन हो। देश के घर घर में न केवल बैंक का खाता खुले, किंतु खाते से जुड़ी वित्तीय सेवाएं मिले। पैसा भेजना, उधार लेना, सारी सुविधाएं मिले। विदेशी मुद्रा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। देश में बढ़े व्यापार और निवेश, दैनिक लेन देन के लिए कुशल व्यवस्था करना, यही है लक्ष्य उनका, यही है लक्ष्य उनका। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी।